सब कुछ जितना करना था वो संघर्ष। बलदेव राम जी संघर्ष नहीं करते तो क्या फर्क पड़ता। उनका बेटा लंदन में पढ़ रहा था, रामनिवास जी बैरिस्टर होकर के आए थे, लंदन से पढ़ के, तो उनको कोई कमी नहीं। वो नहीं चाहते कि क्यों जागीरदारों से लड़े, जगह जगह बंदूकें लिए लोग आते थे, उनको मारने की बातें होती थी, परंतु उनके दिल में दर्द था हमारे प्रति कि इन लोगों को मैं अधिकार दिला दूं, इनको जमीन दिलाऊं, इनको शिक्षा दिलाऊं। ये पीड़ा थी उनके। आज के नेताओं की तरह नहीं थे बलदेव राम जी, ऐसा मत समझना आप। आज के नेता जो इधर उधर होटलों में बिकते फिर रहे हैं या खरीदते फिर रहे हैं, ऐसे नहीं थे। उनके वास्तव में दर्द था। उन्होंने एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना दर्द लिया था, इतना संघर्ष किया था, उनसे संघर्ष करना पड़ता था। जहान हथेली में रख करके वो जिंदा रहे थे। डाबड़ा कांड सुना होगा आपने, कितने किसानों को मार दिया गया वहां पर। तो इस प्रकार ये कंडीशन थी। लाख रुपए की जाटनी खेत कमाने जाए, 1 रुपये की मेला बेटी खावे, ऐसी ऐसी बातें कर समझा। हाँ, बलदेव राम जी कहते थे कि लाखिणी है जाटनी, जगी तो खेता में दुख पावे, भूखा मरे, और मेला बेटी खावे, रोटियां बा खावे, कमावे खावे बा। तो इस प्रकार समझाते थे लोगों को। वो भाई अनिल कुमार जी बिश्नोई कहते, वो कौन से नेता थे जिन्होंने एक कलेक्टर को फोन करके हाईवे को बंद करवा दिया क्योंकि उस रोड पर मारवाड़ राजस्थान के कुछ लोग गायों को लेकर जा रहे थे। भाई ये मुझे तो पूरा तो पक्का नहीं, नाथूराम जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। कोई कलेक्टर डरपोक था तो उसने हाईवे को ही बंद कर दिया। ईश्वर राम जी सारण कहते हैं, बलदेव राम जी की बातें मेरे दादाजी भी सुनाया करते थे। तो इनके दादाजी तो माने हुए सरपंच थे उस इलाके के, और काफ़ी समझदार आदमी थे, ज़्यादा जानकारियाँ थे उनके पास काफ़ी, यहाँ इस इलाके के समझदार लोगों में थे। अमरा राम जी सरपंच। कैलाश जी ताड़ा खाते गांव, आपकी बात अच्छी लगी। कैलाश ताड़ा तहसील खाते गांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश। अब जो देवास मध्य प्रदेश से जो सुन रहे हैं उनको मारवाड़ी में दिक्कत आ जाती है। ये लोग ताड़ा है, गए हुए यहाँ से हो सकते हैं, परंतु अभी इनको मारवाड़ी समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा वहाँ पर दूसरे लोगों के साथ दूसरी भाषा सीखनी पड़ती है वहाँ। अनिल कुमार बिश्नोई थे कौन, हो सा हिंदू हो या कोई और? नहीं भाई, हम तो नहीं है हिंदू वगैरह कुछ भी, हम तो आदमी है केवल। हाँ, जाट कह सकते हो हमें आप। हिंदू तो ये मुसलमानों के द्वारा दी गई गाली है, हम कैसे एक्सेप्ट करें इसको? ये तो गाली दी गई हमें कि हिंदू है मतलब जाहिल लोग हैं, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। बीरबल राम साहब, आपकी सोच को सलामत। ठीक साहब। भाई महेंद्र सिंह जी बालिया बलायरा, मेरे दादाजी बातें कह रहे हैं कि बलदेव राम जी बाड़मेर के तिलवाड़ा पशु मेले में मीटिंग लेते थे, तब लोग रात को मीटिंग में जाते थे और दिन में जागीरदारों से डर के कारण नहीं जा पाते थे। रात के अंधेरे में पहचान, वहाँ तो लाइटें तो होती नहीं थी, रात के अंधेरे में पता नहीं चलता कौन गया और कौन नहीं गया। ज़्यादातर मीटिंगें ऐसी रात में लेते थे बलदेव राम जी। तिलवाड़ा पशु मेला पहले भर गया था, हालांकि 2004 सम्मत 2004 में नागौर का पशु मेला भी शुरू। तिलवाड़ा और परबतसर का पशु मेला सबसे पुराने पशु मेले मारवाड़ के या राजस्थान के समझ लो आप। भाई बाल किशन जी जा जरा जेल से, आप जैसे कम ही मिलेंगे जो इतनी ज्ञान की बातें बताने के लिए। अब मिलने के आपसे सीधी बात हो रही है, मिलने की सुविधा हो गई तो बातें कर रहे हैं अपने क्या। बाकी ऐसी बातें और भी बहुत लोग कहेंगे आपको, आप कहीं सुनोगे। हाँ भाई, शंकर लाल जी रोम रोड गुलर हमारे पास है, वहाँ बलदेव राम जी आए थे और ठाकुर के बराबर बैठे। हाँ गुलर में, हाँ ठाकुर के बराबर वो तो बैठ सकते, वो तो दरबार की तरफ से DIG थे, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, तो ठाकुर को डर लगता था ना बलदेव राम जी थे। तो गांव वाले डरते थे कि ये बहुत ज़्यादा खड़े हो गए, खेंकारे कर रहे हैं, अमल लिए हुए हैं, कहीं मार नहीं दे किसी को। अब ये कमेंट पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सर कहते हैं अरे डाकुओं के बारे में अभी बताओ सर, अभी 500 लोग सुन रहे हैं। आज सुन तो रहे हैं, पर मैं डाकू तो क्या वो तो बाहर निकले हुए लोग थे जी। लूटा भी था, जैसे मेरे पड़ोस में से गांव लूटा था, मेढ़ास गांव, छोटा गांव था,
और मेड़ास और इधर ये कालियास ये कुछ गांव है, काली ज़मीन थी और बहुत अधिक पैदावार होती थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाले गांव माने जाते थे। सबसे ज़्यादा गहने वहाँ की औरतों के पास होते थे और उस ज़माने में सबसे ज़्यादा पक्के मकान ही होते थे। वैसे हमारा गांव भी उनमें शामिल है। मेरा गांव थोड़ा बड़ा था मेड़ास की वजह से बजाय, बाकी मेरे गांव में भी काली ज़मीन थी, गेहूं की पैदावार होती थी, इसलिए हमारे गांव में भी जैसे अगर थली में इधर मरुस्थल में देखेंगे तो जाटों के पास तो पक्के मकान। अभी मैं जब स्कूल में नौकरी करने लगा तो एक स्कूल का बिल्डिंग ही थी, बाकी सारे झोंपड़े थे गाँव में करीब करीब ढाणियों में। तो पर हमारे गांव में तो आज से 150 साल पहले भी 2-2 मंजिल तक के मकान थे। तो कालियास के पास मेड़ास गांव, उसमें गांव में गेहना बहुत ज़्यादा था, ज़मीन बहुत उपजाऊ थी और गेहूं होता था। छोटा गांव था। तो चिमनिया नाम का डाकू आया था, इसी कहानी कहते हैं। तो चिमनिया और उसके साथ ही आगे वो तो एक तलवार या नकली बंदूक भी दिखाते थे, गाँव वाले तो डर जाते थे। अब कौन उसको पकड़े और कौन उनको कब्जे करे। कई जगह लोग इनकी बंदूकें भी कोस लेते थे, हिम्मतवर लोग, और क्या करें, वैसे ही मरना ही है तो और क्या करें। तो चिमनिया गांव ने कहते हैं उस मेड़ास गांव को लूटा था और कहते हैं तेल में गांव के बीच में भट्टी लगाई और तेल डाला कड़ाव में और गर्म किया उसको। तेल उपान पर आ गया तलने के बिंदु पर, जब तला जा सकता है कुछ, तो फिर लोगों को बुलाया कि भाई धन जो भी है वो लाके। तो कहते हैं कि लोग जो है अपना गहना जो भी है वो ला करके वहाँ दे दिया कुछ, और कुछ घरों में घर घर गए वो लोग, तो घरों में स्त्रियों ने सारे गहने खोल के दे दिए उनको। बहुत ज़्यादा गहना लूटा गया उस गांव में। और पूरे गांव को ऐसे छोटे गांव को इस प्रकार लूटते थे, बाकी तो वो एक एक ढाणी और एक एक घर को लूटते थे कि ये गांव संपन्न घर है उसको लूटना है। बाकी पूरे गांव को तो मेड़ास को लूटा था। और कहते हैं कि वो कड़ाव में तेल का छींटा उछालते किसानों की तरफ, तो फपोले पड़ जाते, तो डर के मारे घर से ला करके वो गहना उनको दे देते। एक गांव में, उस पूरे गांव में एक घर में कहीं धन रह भी गया, ये भी कहानी कहते हैं। वो क्या है कि वो थैली भरी हुई कहीं भूल गए किसी के घर में, उनको भी ध्यान नहीं रहता था कितना इकट्ठा किया और कितना नहीं किया। इस प्रकार की ये कहानियाँ, अब ज़्यादा तो मुझे क्या याद आएगी अभी, किसानों मार करने वाले मसीहा मिर्दा साहब थे। हाँ, मिर्दा साहब तो थे साहब, उन्होंने अपना हमारे लिए किया था। वास्तव में उनको कोई राजनीति नहीं करना, उनको एमएलए बनना नहीं था, हमारे वोट नहीं चाहिए थे। वो हमारे सामने आज के राजनेताओं की तरह भीख मांगने नहीं आते थे, इसीलिए तो वो मृत्युभोज के खिलाफ खुलकर बोलते थे। हाँ, गीत तो वो है बलदेवा राजकुमार बोमली जाटानी, बलदेव जी चौधरी भारतीय हैं, नागपुरी संतरे के लट बजाने वाले बेचारे के। हाँ, वो हिंदू वाला जवाब उनका दे रहे हैं विष्णु जी का। 500 से ऊपर लोग देख रहे हैं, आप तो 600 से भी ऊपर चल रहे हैं। अपना रास्ता देखो, पतली गली निकल जाओ नागपुरी संतरों। और यार बहुत नाराज हो रहे हैं ना विष्णु जी पर, बलदेव जी। हाँ, ये नागपुर वाली बीमारी हमारे बहुत ज़्यादा हो गई। मेरे यहाँ नेटवर्क समस्या क्या है, बीच में फ़ोन आ रहे थे शायद, अब नहीं है। नेटवर्क समस्या होती तो इतने लोग नहीं जुड़ते, थोड़ी बहुत हो सकती है। हाँ, खालसा क्या था ये पूछा जा रहा है। खालसा उस गांव को कहते थे जिसमें जागीरदार नहीं होता था और उसका रेवेन्यू दरबार के पास जाता था सीधा जमीन का। कहानियाँ हैं, जैसे एक गांव खालसा है तो लोग क्या करते थे, खालसा गांव के में जो अपनी पैदावार होती थी उसको रात को गाड़ियों में भर के चोरी करते थे किसान, गाड़ियों में भर के। और नहीं खालसा गांव में क्या करते थे, खालसा गांव में फ्री था खालसा गांव तो वहाँ तो पैसे देने पड़ते थे। जागीरदार के गांव का जो था वो खालसा गांव में रख देते थे। जागीरदार के गांव में पैदावार होती थी, जागीरदार यहाँ रहता नहीं, रखवाली रात को चोरी छिपे। हालांकि जागीरदार भी छापे लगाते थे अनाज पर, खलियान होते थे तो रोज शाम को जागीरदार के आदमी खलियानों में जाते और वहाँ पर काली राख होती थी, राख से छापा लगाते थे ताकि उस खलियान में जो अनाज पड़ा है उसको छेड़ेंगे तो छापा बिगड़ जाएगा। तो किसान पूरी रात अपने छापे को रुकालता था कि छापा कोई दूसरा बिकार देगा तो दंड हो जाएगा भारी, इसलिए वो एक तरह से उसमें छाप लगाते थे पूरे अनाज के और छाप कर जाते थे रोज शाम को। फिर
परंतु कुछ जगहों पर जागीरदार ढीले थे, या जागीरदार ब्राह्मण थे या चारण थे, वो थोड़े ढीले थे। जहाँ भी ब्राह्मण चारण जागीरदार थे, या जागीरदार किसी दूसरे गांव में रहता था और वहाँ नहीं रहता था, तो वहाँ के किसान क्या करते, रात को अनाज, छापा तो लगता नहीं, छापा नहीं लगता तो वो धान ले जाकर, अनाज ले जा करके गाड़ी में, और दूसरे खालसा गांव में ज़मीन, खेत रखते थे अपने। उस खालसा गांव के खेत की ज़मीन का अनाज आधा नहीं लेना पड़ता था, उसके रुपये देने पड़ते थे। ज़मीन कितने बीघा है उसके रुपये दरबार को देने पड़ते थे, उसको वो कहते थे इजारा, उसकी वसूली होती थी। तो उस गांव में ला करके वो डाल देते थे और जागीरदार को बताते हैं, अब के तो सर, अब के तो साहब बाप जी अंदाता अनाज कम हुआ है खेतों में, ये इतना ही हुआ है, उसमें से आधा जागीरदार को देते थे। इस प्रकार की बदमाशियाँ भी कुछ जगह होती थी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर भूरा राम जी चौधरी थे सिणोद के, वो भी एक तरह से बड़े बहुत दबंग आदमी थे, बलदेव राम जी। उन्होंने वो खालसा गाँवों में रेवेन्यू वसूली का काम करते थे, और कई ऐसे खालसा गांव थे इधर रेगिस्तान में जहाँ सरकार दरबार के समस्या थी कि रेवेन्यू वसूल करे तो कौन करे। हाँ, कृष्णाराम जी धोलिया, कृष्णाराम जी सरपंच थे ना, ये भी माने हुए सरपंच थे भाई, अमरा राम जी और कृष्णाराम जी सरपंच ये तो जोड़ी थी इनकी। पूरे मुंडवा पंचायत समिति, उस समय की मुंडवा पंचायत समिति थी, उसमें बहुत ही अलग तरह के सरपंच माने जाते थे और बहुत समझदार थे। कृष्णाराम जी से और अमरा राम जी से मेरी कई बार बातचीत होती रहती थी, और कृष्णाराम जी से तो बहुत अच्छे संबंध थे मेरे। क्यूसर में ये लोग मिल जाते थे, डारू में और नागड़ी में भी। अमरा राम जी तो अभी तक नागड़ी में जिंदा थे, तब तक मैं नागड़ी में नौकरी करता था। तो मतलब मुझे सिणोद के लोग बताते हैं कि भूरा राम जी रेवेन्यू वसूली करने, जागीरदारी सिस्टम को जानते थे बहुत ज़्यादा, और वो सारा कैसे डेकोरम करना है, कैसे प्रोटोकॉल रखना अपना। कहते हैं भूरा राम जी जब घोड़ी लेकर के चलते थे तो आगे 2-4 आदमी पैदल दौड़ते थे ताकि आगे लोग डर जाए। तो इस प्रकार का डेकोरम करके उस गांव में, जिन गांवों में वसूली नहीं हो रही थी, उन गांवों से वसूली करके ले आए। वो 2-4 एक आदमी को, कमजोर को ला के बिठा दिया, बोला बेटा रे खेत तेरे बाप के है क्या, और साथ में सिणों से कुछ आदमियों को साथ ले गए कि जरूरत पड़े तो मार दो। एक आध जगह एक आदमी को मार भी दिया, लोगों ने मर गए इनके हाथों से मारपीट में। फिर उन पर मुकदमा हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तो सामने हो गया, बोले दरबार को मैं कुछ नहीं मानता, तो यूं करके दरबार के वहाँ मुकदमे में भी उनको छूट हो गई। तो इस प्रकार ये खालसा गाँव का ये सिस्टम था। सिणोद भी खालसा गाँव था। हाँ, डाकिया को मिर्दा बोला जाता है, इन्होंने जवाब दे दिया भाई पोखरमल जी ने। डाकिया, मिर्दा नाम जो है डाकिया का पर्यायवाची है, डाक का काम ये मिर्दा लोग करते थे। इसके अलावा इनको जागीर भी दे रखी थी और अपने गांव के जागीरदार से इनको छूट मिलती थी कई चीज़ों की। मोहन सिंह जी कुलरिया कहते हैं बलदेव राम जी पर मुझे गर्व है। सुखराम जी डोडवाड़िया, मुझे आज पहली बार आपके विचार सुनने का मौका मिला है। हाँ, ज़्यादा लोग जुड़ गए इसलिए आज ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। भंवर सिंह जी, राम राम साहब भाई साहब, आपका लाइव देखकर बहुत अच्छा लगता है। राजेंद्र जी सिया को, हाँ ये तो रेगुलर सुनने वालों में है। सुखाराम जी, कुछ दिनों से मैं सुना नहीं रहा था लाइव, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं आज चल गया, लग रहा है। बोमली जाटा री आवाज, ये गाना तो बाद में जुड़ा और ये गाना गाया जाता था, गाना तो उसी पे जुड़ा कि बलदेव राम को राजकुमार डिक्लेयर, जैसे अवतारी भी कहते थे, लोगों ने कहा बलदेव राम तो राजा है, वैसे तो वो जागीरदार थे। जैसे हमारे इनको मुआवजा मिला उन गाँवों का, हमारे जो गाँव के जो पूसाराम जी थे उनको डूडीवास गांव का मुआवजा मिला था, चांदी के सिक्के मिले थे सरकार की तरफ से। जब इंदिरा गांधी ने प्रीव्यू पर खत्म किया तो मुआवजा दिया था इनको। और हमारे गांव में ही है वो जो उनके साथ थे हमारे श्री कृष्ण जी सेन है, वो मुझे बता रहे थे कि मैं उस मंगनीराम जी के साथ था, मंगनीराम जी को, मेजर साहब को मुआवजा मिला और मैं जोधपुर पहुंचा के आया था, वो पे ही थी भरी हुई रुपयों से, जोधपुर नागौर कलेक्ट्रेट से मिला था मुआवजा, तो इनको ज़मीन का मुआवजा भी मिला था। तो बोमली जाटा रही तो ज़मीन जाटों को मिली,
और बलदेव को राजकुमार, भोमली का मतलब है भूमि, भूमि जाटो। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई लव एपेस की कहानी, ऐसा कोई लव का मामूली कहानी नहीं, जैसे हीर रांझा, सिरी फराद, ऐसा कोई भोमली और बलदेव कोई दो करेक्टर नहीं है किसी कहानी के, किसी प्रसंग से नहीं है। ये गाना इसी बात पे था कि बलदेव राम ने जमीन जो है जाटों को दिलवाने में बहुत मेहनत की। बुजुर्गों से, बुजुर्गों से आप और पूछोगे तो बहुत बातें मिलेगी आपको। मैं तो सुन नहीं पाता हूँ, तो पूछूं क्या किसी से, मेरी तो ये दिक्कत है। आप तो बातचीत कर सकते हो किसी से भी। राजेंद्र जी, युवा, आजकल के युवा जाट पता नहीं किस गलतफहमी में शिकार हैं, जो बोलते रहते हैं कि मिर्जा ने हमको बर्बाद कर दिया। देखो बलदेव राम जी मिर्जा को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल कोई वोट नहीं, उनको आपने चुनाव हराया है। बलदेव राम जी पहला चुनाव हारे हैं, सन 52 का चुनाव लड़ा था बलदेव राम जी मिर्जा ने। मेड़ता पूर्व और मेड़ता पश्चिम 2 सीटें थी, मेड़ता पूर्व से लड़ा था शायद बलदेव राम में दे वो। आप अब तो सारा नेट पर उपलब्ध है, आप चुनाव के आंकड़े देखोगे तो पता चल जाएगा। तो उसमें बलदेव राम मिर्जा हार गए थे और कोई ठाकुर जीते थे, और 2 जाट जीते थे पूरे राजस्थान में शायद, परशुराम मदेरणा और नाथूराम मिर्जा। ओशिया से परशुराम मदेरणा थे, और हाँ पश्चिम से आ रहे थे बलदेव राम जी। मेड़ता पूर्व जो बाद में डेगाना सीट बनी, वहाँ से नाथूराम जी जीते थे। डेगाना उस समय नहीं थी, वो मेड़ता पूर्व सीट थी, डेगाना इलाका उसमें आता था पूरा ही। तो बलदेव राम जी को कोई चुनाव नहीं लड़ना था, सिर्फ दर्द था उनके दिल में हमारे प्रति। ये गाँव के बेचारे खाना बदोश टाइप के लोग थे, भटक रहे थे, भूखे प्यासे, आंतड़ियाँ निकली हुई थी, हालत बहुत खराब थी, दशा देखने जैसी नहीं थी। तो बलदेव राम जी चाहते थे कि समय में बदलाव आ रहा है, और इसके साथ मैं इन लोगों को कितना बदलाव में ले जाऊँ, कितना समय के साथ इनको जोड़ दूँ, कितना समय समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ सकें। गाँव के लोग और शहरों में भी बहुत अंतर था, तो वो चाहते थे कि गाँव के लोग शहरों की तरफ कैसे पढ़े। हाँ, खालसा डायरेक्ट दरबार के अधीन में आ जाता था, हाँ सही है। हाँ, तो उसमें ज़मीन का रेवेन्यू रोकड़ देना पड़ता था, कैश पेमेंट। सुरेश मेघवंशी किसी का जवाब दे रहे हैं, बलदेव जी के अलावा चांदना पड़ा है जलमिया। हाँ, मनजीत गोदारा, हमारा गांव जोधपुर में तनावड़ा है, बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा गांव खालसा था। हाँ खालसा था, तो जो गांव खालसा था वहाँ ज़मीनें कम है, वहाँ क्यों ज़्यादा लोग आके बस। खालसा गांव में जागीरदारी जुल्म नहीं थे, इसलिए जागीरदारों से परेशान होकर के कई लोग बस जाते थे, इसलिए ज़मीन कम मिलती थी लोगों को, उस ज़मीन से ही गुजारा करना पड़ता था। और जागीरदार जहाँ बड़े जागीरदार थे, जो जागीरदार जितना ज़्यादा परेशान करता था उतने ही किसानों को ज़मीन ज़्यादा मिल जाती थी, परंतु परेशानियाँ बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती थी। वो का वही मामला था। तो खालसा गाँव में थोड़ी ज़मीनें कम है, तनावड़ा है, तो वहाँ देखोगे आप लोगों के पास ज़मीनें थोड़ी सीमित रहेगी, क्योंकि लोगों की संख्या खालसा गाँव में ज़्यादा होती थी कि वहाँ परेशानी कम थी। हाँ, बिगोड़ी देनी पड़ती थी, जो बिगोड़ी नहीं दे पाता था उसको उस ज़मीन से बेदखल कर देते थे। हाँ सही है, ज़मीन तो ठाकुर की थी, वो सीधी दरबार की थी। खालसा गांव की ज़मीन किसी एक आदमी को पट्टा नहीं दे रखा था। राख की चाक लगाते थे, उसको छापा कहते थे। अनाज पर जो ये पूछ रहे हैं जैन जाट साहब, अनाज जो इकट्ठा होता था उस पर राख की छाप लगे। बाबूलाल जी बाकल बहुत सुंदर बात कही। सुरसुरा बीकानेर हमारा गांव खालसा था। हाँ, कई गांव थे खालसा, बीकानेर क्षेत्र का था, फिर ये बीकानेर में आता था। बीकानेर का दरबार अलग था जोधपुर से। हाँ, सुगना राम जी हटीला ऐसी बातें सुनाते हैं, कुछ अपने सुनाते हैं। सुगना राम जी हमारे साथ नौकरी कर चुके हैं। हाँ, मैं अध्यापक हूँ भाई। सराना साहब भागचंद जी कीर पूछ रहे हैं, स्कूल टीचर।
मिर्जा साहब डीडवाना कैसे पहुंच गए थे? मिर्जा साहब तो सब जगह ही जाते थे, पूरे मारवाड़ में घूमते थे वो तो। डीडवाना में मिर्जा साहब की मीटिंग के बाद हुआ क्या वो डाबड़ा कांड का मामला था, तो वहाँ किसान काफ़ी इकट्ठे हो रखे थे और पूसाराम जी कोई उनके घर पे हमला किया था जागीरदार के गुंडों ने। भागीर जी साहब किसान चोरी नहीं करते चाहे भूखा अब सब कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक मुझे कहानियाँ मैंने सुनी है वो मैं बताता हूँ। शंकर लाल जी रोम रोड, श्रीमान हमारा गांव में ठाकुर आज भी नहीं है, चौधरी का गांव है ढाडोता बरबसर। मैंने सुना है कि हमारे गांव के चौधरी ने घोड़ी पर जाकर पड़ोसी गांव के किसानों को अपना हक दिलवाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी रोचक जानकारी दी। मैं पंजाब आर्मी से सुन रहा हूँ। हाँ चौधरी का गांव है, पर वो गांव खालसा था। फिर जागीर तो जाट को शायद मेरे हिसाब से सुनी नहीं मैंने कहीं कि जाटों को भी कोई और जागीर थी क्या, कुचेरा और बागरोद के मिर्दा के अलावा। रघुवीर जी राजपूत, राम राम साहब, राम राम, प्रणाम सभी को। इस तरह जन जागरण करते रहो। रोज ही मैं तो काफ़ी बातें कर रहा हूँ। आज तो बलदेव राम जी की पुण्यतिथि थी तो मैंने कहा इस पर अपन बात कर लेते हैं। हाँ तपस्वी महापुरुष मिर्दा जी, हाँ उनको तपस्वी भी कहते थे लोग, कुछ लोग संत भी कहते थे, कुछ महापुरुष महात्मा जो भी है। और कोई देख रहा हूँ मैं, जय नारायण व्यास और बलदेव राम जी मिर्दा एक साथ। हाँ जय नारायण जी व्यास तो स्वतंत्र रूप से आंदोलन चलाते थे। मारवाड़ हितकारिणी सभा और उनके थे वो, एक तरह से बाद में वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। और वो तो जयनारायण व्यास तो पूरी तरह से दरबार के खिलाफ खड़े थे। बलदेव राम जी को दरबार से थोड़ा रखना पड़ता था, दरबार की नौकरी। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब वो उनके साथ हो गए थे। इस्तीफा देने से पहले जयनारायण जी व्यास से उनके संपर्क जरूर थे, परंतु जयनारायण जी व्यास जो है स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता सेनानी थे। बलदेव राम जी को दरबार की नौकरी करते हुए ये सारा काम करता था। उनको पता था कि अगर मैं नौकरी छोड़ के आ जाऊंगा तो फिर जागीरदारों से मुकाबला करना मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए दरबार की तरफ से जागीरदारों से संघर्ष करने में आसानी थी उनके। हाँ भंवरलाल जी कहते हैं मैं डीडवाना में आज भी बलदेव राम जी को पूरे मारवाड़ में याद करते हैं साहब। डीडवाना में क्यों, पाली, सिरोही, जालोर, आप बाड़मेर कहीं भी चले जाओ, जैसलमेर, पूरे मारवाड़ में गांव गांव में लोग जानते हैं बलदेव राम जी को, पुराने लोग तो। हाँ विजय सिंह जी पत्तीकर, कईयों के नाम आ रहे हैं, सभी क्रांतिकारी लोग थे। नहीं नाथूराम जी मिर्दा और बलदेव राम जी का परिवार एक है, मैं तो इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु ये दादा पोता में नज़दीकी परिवार के थे, ज़्यादा दूर का रिश्ता नहीं था। नाथूराम जी को बलदेव राम जी जिस प्रकार मेरे गांव से एक आदमी को लेके गए थे टांकला में, हर गांव से ले गए थे, उसी प्रकार बलदेव राम जी पढ़ाने के लिए लेके गए थे यहाँ से और पढ़ाया था उनको। बलदेव राम जी ही लेकर गए थे नाथूराम जी को। बच्चा ठीक लगा, पड़ोस का अपने भाई बंदों में ही थे ना, शायद कुचेरा में कई लोगों को लेके गए थे। नाथूराम जी के बारे में यही सुना था हमने कि उनको भी लेके गए थे पकड़ के। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव आपने। चलो कुछ बातों से बातें निकला है, तो हालांकि बातें चर्चा काफ़ी हो गई है, शायद वापस तो किसी बात को छेड़ना अब ठीक नहीं रहेगा। हाँ भाई पांचाराम जी भगोड़िया, बिल्कुल अच्छे टॉपिक पर आज बात कही आपने। ऐसे महान पुरुष, ऐसी आत्माओं को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन प्रणाम करते हैं। और आप भी गुरुदेव ऐसी सच्चाई हमारे सामने ले रहे हो आज की नौजवान पीढ़ी के लिए। आपका भी दिल से गहराइयों से सल्यूट, आभार, मतलब दिल इनका भी भरा आ रहा है मेरे लिए भी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से बोल रहे हैं भाई, वेरी गुड। हाँ करीब करीब दूर दराज से, जंगल प्रदेश जंगल प्रदेश था बीकानेर में,
जाट राजा थे 1988 से पहले। हाँ देखो जांगल प्रदेश में नेहराजी गोदारा थे, वो बहुत पुरानी बातें हैं। उस समय एजुकेशन वगैरह, ये जो मैं अभी आज़ादी के पास की बातें कर रहा हूँ, जब पढ़ाने की बातें कर रहा हूँ, उस समय अनपढ़ भी राजा थे, सारे राजा लोग भी अनपढ़ ही थे, क्योंकि पढ़ने तो नीचे जाटों को पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले, हमारे शास्त्रों के हिसाब से नहीं पढ़ सकते थे। तो नेहरूजी गोदारा जो थे, उन्होंने कहते हैं बीकानेर की स्थापना राव बीका और नेहरूजी गोदारा दोनों ने मिलके की थी, इसलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा है, ऐसी कहानी भी है। और ये स्थापना भी लगभग 15वीं शताब्दी में हुई थी। लूणावास कला खालसा, हाँ खालसा गांव काफ़ी थे हमारे पड़ोस में, दोनों तरफ शिनोद और शिलगांव खालसा गांव थे, बनगांव खालसा था, कई गांव खालसा थे। हाँ दाड़मी गांव में डूंगर राम जी चौधरी बलदेव राम जी के सहयोगी थे, जो डाकुओं से लड़े और शहीद हुए, उनकी याद में आंसू। हाँ मैं नाम भूल गया भाई, डूंगर राम जी चमेल चौधरी जो थे। डूंगर राम पशु मेला आसोप में भरा जाता है, और मैं तो क्या है पहले पशु बेचने करने आसोप जाते थे, मेले में रहा हूँ, और क्यों खेती करते थे हम भी पहले पशुओं से। बी आर मिर्जा के एहसान हमने नहीं, उन्होंने एहसान नहीं किया है, हम नहीं चुका सकते। एहसान नहीं किया, उनका दिल था, कर दिया उन्होंने, कोई एहसान नहीं है, उनके दिल में थी इसलिए किया, वो उनकी मौज थी। हाँ परंतु शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, कृतज्ञता हमें प्रकट करनी चाहिए कि उन्होंने हमें कुछ, हम आज जो भी हैं उनकी बदौलत है, बस सीधी सी बात है। हम आज जिस स्थिति में है वो सारा का सारा उनकी बदौलत है। शायद हम कई वर्षों तक तो शहर में ही नहीं पहुंच पाते, बिदकते लोगों को देख करके। पप्पू पटेल गुरुजी जानकारी बहुत अच्छी दे रहे हो, भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, आप भी टीचर हो, ठीक है। आज कमेंट ज़्यादा है, शायद सारे कमेंट तो दे ही नहीं पाऊंगा। आज पहली बार आपके लाइव को बलदेव राम जी की जानकारी सुनी, बहुत अच्छी लगी। राजू राम जी कदा आपकी रोचक जानकारी मैं कभी हर एक लाइव में कहीं कुछ आती रहती है। लंबा लाइव सुने कौन इतना लंबा, क्यों लंबा ज़्यादा खिंच जाता है, शायद डाटा भी खत्म हो जाते हैं कई लोगों के शाम को इस समय। मेरा ये जानकारी के लिए धन्यवाद वाली है ज़्यादातर तो, और कोई भी मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसी क्वेरी और जो उसको छेड़ना ज़रूरी हो तो लेते हैं। हाँ भाई सुखाराम जी डोडवाड़े अम्बी की डीडवाणा से, सर कभी पधारो सा डीडवाणा गुरु जी। अरे साहब मैं तो सुनता नहीं हूँ, करूँ क्या बातचीत तो होती नहीं है कहीं भी जाऊँ तो। खैर आपकी बहुत अच्छी बात है, स्वीकार है, और जाता तो हूँ डीडवाणा, कई बार गया हूँ। देखो मिलने का संयोग हुआ तो मिलेंगे। पांचू राम जी भगोरिया, आप बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हो, हम दिल की गहराइयों से आपके संघर्ष को सैल्यूट करते हैं। हम आपकी भावनाओं के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे गुरुदेव। पांचू राम जी तो बहुत हमेशा खड़े मिलेंगे भाई। मैं कई तरह की बातें करता हूँ, पता नहीं कभी कभी आपकी गाड़ी नहीं फिसल जाए, क्योंकि मैं तो अपने आप से एक तरह चाय जैसी शुरू कर देता हूँ। खैर जो भी है आपके भाव है। भवनलाल जी धाइल भीलड़ी गुजरात से बोल रहे हैं, भीलड़ी। इंग्लिश वाले तो टाल ही दूँ क्यों, उन्हें मुश्किल होती है। हाँ दाड़मी के एक चौधरी को महेंद्र जी वाला, वो डूंगर राम जी चौधरी थे दाड़मी के। रूपा जी चौधरी, अरे सबके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हो, एक एक करके सबकी जीवनी सुनाओ। वैसे तो आजकल फेसबुक मत रामदान जी की, बाबू गुल्लाराम जी की जीवनियाँ आती है काफ़ी। कोटि कोटि प्रणाम, ये तो सब प्रणाम नमस्कार। चलो जो भी है, आप लोगों ने आज बहुत अच्छा सहयोग दिया, और शायद आज तो मेरे हिसाब से 15,000 से ज़्यादा लोग सुन रहे होंगे, व्यू हो गए होंगे। और आप ज़्यादातर लोग इस पर लाइक कमेंट और इसको शेयर करना, ये तो अब आपकी ड्यूटी है। और साथ ही मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने से उसका प्रसारण बढ़ता है, तो इसमें कंजूसी नहीं बरतें आप, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल का नाम ही शिवनारायणी नानिया, यही नाम है जो मेरी आईडी का है,
और आज दिन में भी कई पोस्ट में मैंने लिंक डाले हैं, ये स्टेटस पोस्ट में नीचे लिंक डालता हूँ, तो कुछ तो उस पोस्ट को पढ़ के ही उस पर कमेंट करते हैं। जिनको पता है वो लिंक क्लिक करते ही यूट्यूब पर मेरा संबंधित वीडियो आता है। तो वैसे वीडियो भी आप देखें और उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इस प्रकार ये आपका भी सहयोग होगा। आप देखो आज हम वो सस्ते में मीटिंग हो रही है हमारी बीच में, बलदेव राम जी को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कैसे मीटिंग होती थी, आज हम साथ बैठे हैं। और इसमें भी बलदेव राम जी का योगदान, मैंने कहा ना, मैं जिस किसान छात्रावास में रहता था वो उन्हीं की देन थी, और जो व्यवस्थाएं उन्हीं की जगाई हुई जोत थी। नहीं तो जब मैं पढ़ने गया तब तक उस स्वरूप तक वो नहीं पहुंच पाती। उन्होंने तब पौधा लगाया, तब ये वट वृक्ष बने, इतने बड़े बड़े किसान छात्रावास बने। ठीक है, तो एक बार आप सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम।